गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे सॉल्यूशन, है ना। 12th क्लास का सेकंड लेसन है और लगभग सॉल्यूशन के हम अब लास्ट पॉइंट तक आ चुके हैं। इसके पहले 16 वीडियो आपको मैंने सेंड किए हुए हैं। एक बार ब्रीफ में आपको वापस बता दूं कि हमने टॉपिक कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ तक आ चुके हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें W परसेंटेज, WB परसेंटेज, V परसेंटेज, मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, है ना। कई सारे आपके कंसंट्रेशन के यूनिट्स थी, उनके बारे में मैंने आपको न्यूमेरिकल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। सेकेंड चीज, उसके बाद पढ़ी थी हमने सोल्यूबिलिटी, है ना। सोल्यूबिलिटी में मेजर दो थी, एक तो गैस डिजोल्व इन लिक्विड और दूसरा क्या था, सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड। और वहां पर हमने दो इंपॉर्टेंट रूल पढ़े थे, हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ। उसके बीच में हमने एक पॉइंट और पढ़ा था, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नॉन आइडियल सॉल्यूशन, याद है ना, जिसमें ग्राफ थे, है ना। आपका प्रेशर लो हो जावे या हाई हो जावे सॉल्यूशन का, तो वो आपका एक बीच में पॉइंट था। उसके बाद लगातार 4-5 वीडियोस हम पढ़ रहे थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिससे कि मैं आपको याद दिला दूं कि जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था तब आपको एक चीज़ बताई थी कि आपको 100 ग्राम कोई सब्सटेंस दे दिया जाता है और आपसे कह दिया जाता है कि चलो बताओ भाई ये सब्सटेंस है 100 ग्राम है और इसका आपको मोलिकुलर मास निकालना है। ओके। सेकंड चीज़ है कि आपको मैंने कह दिया कि ये ग्लूकोज इसमें मिला रखा है पानी के अंदर, तो बताओ इसमें ग्लूकोज कितना है। कुल मिला के आपको सॉल्यूशन का कंपोजिशन याद करना, है ना, इस टॉपिक का मेन एम था और उससे अपने को मोलिकुलर मास निकालना था। राउल्ट का जो लॉ है उसी के बेस पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर, जो कि 4 मेजर आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। पहला था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, डेल्टा P नॉट A इक्वल टू XB, यानी कि मोल फ्रैक्शन। फिर दूसरा था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड लास्ट पढ़ा था हमने ऑस्मोटिक प्रेशर। और इन सबसे हमने क्या निकाला था, मोलिकुलर मास निकाला था। किसका, किसी सब्सटेंस का। अब सब्सटेंस का, लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस थी, है ना। राउल्ट के लॉ से आपने क्या निकाली थी, मोलिकुलर मास निकाला था कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर, लेकिन वहाँ पर किन सब्सटेंस का हम मोलिकुलर मास निकाल सकेंगे और किन का नहीं। तो जनरली यहाँ पर उसने राउल्ट लॉ जो बताया था उसकी कुछ लिमिटेशंस जो थी, तो लिमिटेशन ऑफ राउल्ट लॉ पहली क्या थी कि जो भी आपका सोल्यूट है वो सॉल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए, बहुत कम, लेस सोल्यूबल, ज्यादा सोल्यूबल। क्योंकि आपने जब भी मोल फ्रैक्शन में NaNb/Na+Nb लिखा था तो हमने एक को क्या माना था, नेगलेक्ट माना था। दूसरी चीज है कि भाई ये टोटली डिपेंड किस पर कर रही है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल जो आपके सोल्यूट के अंदर है और आपने जितने पार्टिकल डाले हैं और अंदर जाकर अगर उनमें कोई गड़बड़ हो जाए, यानी कि वो स्प्लिट टूट जाए, डिसोसिएट हो जाए, या दो मॉलिक्यूल मिलकर आपस में एक बना ले, ठीक है, डाइमर के रूप में आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर ड्राइवर हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, 3 मिलकर एक बना लिया, तो वहां पर आपने पार्टिकल जितने डाले हैं पर अंदर उतने हुए नहीं, वो या तो कम हो गए या ज्यादा हो गए। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर, उसको भी मैं समझाऊंगा। लेकिन वहां पर सेकंड चीज क्या थी कि पार्टिकल्स यहाँ पर क्या होने चाहिए आपके, न तो डिसोसिएट हो न एसोसिएट हो। तो डिसोसिएट नहीं होना चाहिए और एसोसिएट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये सेकंड इसकी मेजर लिमिट थी, तभी ही आप उस सब्सटेंस का क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर मास। और ये तब होगा जब वह अनआयोनाइज्ड हो। तो जनरली जो कोवैलेंट बॉन्ड से बनने वाले सब्सटेंस होते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, तो ये आयोनाइज नहीं होता, जितना आप डालोगे जितने पार्टिकल होंगे उतने ही आपके सॉल्यूशन के अंदर मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक जितने भी आपके सब्सटेंस है वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं है, कुछ एसिड्स वगैरह को छोड़कर। बाकी अन्य जो आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जितने भी होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके डिसोसिएट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे। और दूसरी चीज, कुछ आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर क्या करते हैं, आपस में जुड़कर डाइमर और ट्राइमर के रूप में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये राउल्ट लॉ से उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना संभव नहीं होगा, ठीक है। और तीसरी चीज है जो सॉल्यूशन के लिए मेन होती है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो। तो जब ये चीजें आपकी मौजूद रहेगी
और फिर अगर आप उस सब्सटेंस को इन पैटर्न के द्वारा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के द्वारा जो आपने सीखा है उससे मोलिकुलर मास निकालोगे, तो जो मोलिकुलर मास आएगा उसका नॉर्मल मोलिकुलर, यानी कि रियल जो मोलिकुलर मास है या मोलर मास है वही आने वाला है। ठीक, लेकिन होता क्या है, कई सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो मैं बता रहा था अभी कि आयोनाइज हो गए। जैसे आपने NaCl डाला है ना, 58.5 ग्राम NaCl आपने अंदर डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, तो आप कहोगे भाई बताओ कितने पार्टिकल होंगे NaCl के, तो आप कहोगे भाई 58.5 का मतलब 1 मोल NaCl है। इसका मतलब अवगाद्रो नंबर के बराबर वहां पर क्या होंगे, 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसे अंदर गया NaCl ने क्या किया, ब्रेक कर दिया, Na+ अलग हो गया और Cl- भी क्या हो गया, अलग हो गया। अब आपके 2Na के बराबर क्या हो गए, पार्टिकल हो गए ना। तब एक पार्टिकल का मोलिकुलर वेट कितना था, 58.5, लेकिन अब आपके इसके दो टुकड़े हो गए तो मोलिकुलर वेट जस्ट इसका क्या आएगा, आपका आधा आएगा ना। तो जैसे ही आपने NaCl मिलाया और मोलिकुलर मास इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर आपने निकाला, तो निकालने पर आपका जो मोलिकुलर मास आने वाला था वो वास्तविक तो कितना है 58.5, लेकिन उसके दो टुकड़े हो गए तो मास भी उसका क्या हो गया, आधा रह गया। और आधा रह गया तो फिर वहां पर आपका जो मास प्राप्त होगा आपको मोलर मास, वो आपका क्या होगा, नॉर्मल या रियल ना होगा, एबनॉर्मल होगा। तो एबनॉर्मल मोलर मास आपको मिलेगा जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है। ऐसे ही जैसे आपने एसिटिक एसिड लिया है ना, एसिटिक एसिड ये CH3COOH, अब जैसे ही आपने उसको सॉल्वेंट में डाला और सॉल्वेंट में डालने पर क्या हुआ, ये भैया ये एक एक अलग अलग थे, अब दोनों ने मिलकर एक ही मॉलिक्यूल बना लिया, पार्टिकल एक हो गया। तो आपने जैसे ही इसके अंदर माना कि 1 मोल एसिटिक एसिड डाला, तो 1 मोल एसिटिक एसिड का मतलब अवगाद्रो नंबर के बराबर आपके पार्टिकल होंगे, लेकिन एसिटिक एसिड वहां पर किसमें डाला जाता है, Na/2, यानी कि आधे मॉलिक्यूल रह जाते हैं। तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूल के टुकड़े हुए, तो मोलर मास भी क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर दो ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लिया, एक पार्टिकल बना लिया, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जो इसका आना था उससे क्या आएगा, जस्ट डबल आएगा। तो जब आप ऐसी स्थिति में मोलर मास का डिटरमिनेशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पर करते हैं, तो वहां पर स्थिति क्या हो जाती है कि या तो एसोसिएशन होगा तो मोलर मास आपको क्या मिलेगा, एसोसिएट हो गया ना, तो 2 का मोलर मास जुड़कर 1 बन गया, तो वहां पर आपको डबल प्राप्त होगा, 3 बन गया तो 3 गुना प्राप्त होगा। और यदि वह डिसोसिएट हो गया है तो फिर 1 के 2 टुकड़े हो गए तो मोलर मास आधा हो जाएगा, 3 टुकड़े हो गए तो मोलर मास क्या हो जाएगा उसका, और 1/3 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इसका नॉर्मल मास कैसे निकाला जाए, एबनॉर्मल मोलर मास से नॉर्मल मास कैसे निकाला जाए। ठीक, तो इसके लिए वन टॉप फैक्टर दिया, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, आई। और आज इसी के बारे में हम इसको पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब कि जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास निकाला जाए और यदि वह डिसोसिएट और एसोसिएट हो जाता है, तो जो उसका वास्तविक मोलर मास होगा, यानी कि थ्योरेटिकल जो मोलर मास होता है, उससे ऑब्जर्व प्राप्त नहीं होता है। तो जो ऑब्जर्व होता है पर रियल नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। और ये तभी होगा, मैंने कहा ना, डिसोसिएशन हो चाहे एसोसिएशन हो, तब आपको जो मोलर मास मिलेगा वो क्या होगा, एबनॉर्मल मोलर मास होगा। और एबनॉर्मल मोलर मास से आपको नॉर्मल, यानी कि उसका थ्योरेटिकल जो मोलर मास होता है वो कैसे ज्ञात किया जाए, इसके लिए वन टॉप ने क्या दिया, वन टॉप फैक्टर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मास एंड वन टॉप फैक्टर। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, है ना, एबनॉर्मल मोलर मास एंड वन टॉप फैक्टर। एबनॉर्मल मोलर मास अभी मैंने समझाया आपको कि जो सामान्य मोलर मास जिसका मिलना चाहिए आपको सब्सटेंस सॉल्यूट का, वो ना मिलकर क्या होता है, आपको कम या ज़्यादा मिलता है। और कब ऐसा हो जाता है, जब आपका सॉल्यूट या सब्सटेंस क्या होता है, सॉल्यूशन में जाने के पश्चात क्या होता है, या तो डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, यानी कि वियोजित हो जावे, टुकड़े हो जावे, या संगुणित हो जावे, आपस में मिल के क्या कर ले, वो 2 या 3 आपस में मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण कर ले। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता है, आपको जो मोलर मास मिलेगा किससे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से, वो आपका कैसा होगा, एबनॉर्मल मोलर मास होगा। तो एबनॉर्मल मोलर मास किसे कहेंगे अपन, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर प्राप्त मोलर मास
जो सब्सटेंस में सामान्य यानी कि वास्तविक सामान्य मोलर मास से कम या अधिक है ना। एब्नॉर्मल मोलर मास किसे कहा जाएगा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के आधार पर जो आपको मोलर मास मिलता है किसी सब्सटेंस का, वो उसके वास्तविक या जो थ्योरेटिकल है ना, जो होना चाहिए उससे कम या ज़्यादा प्राप्त हो तो उससे हम क्या कहते हैं, एब्नॉर्मल मोलर मास कहते हैं। और एब्नॉर्मल मोलर मास आपको कब मिलता है, तो दो कंडीशन है कि जब आप किसी सब्सटेंस या सॉल्यूट को जैसे ही सॉल्यूट में मिलाते हैं और सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है, वह या तो डिसोशिएट हो जाए और या एसोसिएट हो जाए, यानी कि वियोजित या संगुणित हो जाए। वियोजित का मतलब टुकड़े हो जाना और संगुणित, जब वह वियोजित हो जाता है तो उसका जो मोलर मास आएगा वो उसके रियल मोलर मास से क्या होगा, आपका टुकड़े हो गए ना, तो मोलर मास यानी कि जो मॉलिक्यूल है छोटा हो गया तो उसका मोलर मास आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और यदि वह संगुणित हो जाता है, एसोसिएट हो जाता है, तो दो मिलकर एक हो गया। तो जैसे किसी का मोलर मास 30 है एक मॉलिक्यूल का, एक पार्टिकल का, और दो जुड़ गए तो आपको कितना मिलने वाला है, 60 मिलने वाला है, तो वो ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या होगा, ये एब्नॉर्मल मोलर मास मिलेगा। अब जो आपका असामान्य एब्नॉर्मल मोलर मास जो है, इससे नॉर्मल मोलर मास को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए वन टाप ने वन टाप फैक्टर दिया। अब वन टाप ये कहता है कि यदि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से जो एब्नॉर्मल मोलर मास प्राप्त होता है उसको वन टाप फैक्टर आई से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल मोलर मास। यानी कि वास्तविक क्या है, एब मोलर मास थ्योरेटिकल, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऑब्जर्व, जो आपको प्रैक्टिकल के द्वारा यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का से आपने जो निकाला है ऑब्जर्व से, इस फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए आई यहाँ पर क्या है, वन टाप फैक्टर है, तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्जर्व मोलर मास जो असामान्य है, एबनॉर्मल है, इससे आपको क्या मिल जाएगा, उसका नॉर्मल मोलर मास प्राप्त हो जाता है। तो अब लेट्स डिस्कस आई के बारे में, वन टाप फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो वन टाप फैक्टर के लिए आप अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई वन टाप फैक्टर क्या होता है, तो पहली चीज होती है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, ऑब्जर्व अपॉन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली या ऑब्जर्व थ्योरेटिकल। यानी कि आपने जैसे ही सॉल्यूट को अंदर डाला है और माना है कि उसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होना चाहिए किसके राउंड के अनुसार वह है, और आया कितना है वह आपका ऑब्जर्व होगा। ठीक है, तो ऑब्जर्व प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी इजिकल टू क्या मानते हैं उसको हम, वन टाप फैक्टर आई माना जाएगा, या आई इजिकल टू लिखा जा सकता है। ठीक है, ऑब्जर्व पार्टिकल इन सॉल्यूशन अपॉन थ्योरेटिकल पार्टिकल इन सॉल्यूशन। जैसे आपने NaCl को मिलाया है तो ऑब्जर्व कितना करोगे, अगर वो डिसोसिएट हो गया तो Na एक हो गया और Cl एक हो गया, तो ऑब्जर्व कितना हो गए 2, और आपका थ्योरेटिकल कितना था, तो थ्योरेटिकल तो NaCl एक ही था, तो 2/1, ये आपका क्या हो गया, वन टाप फैक्टर हो गया। ठीक है, और इसके अनुसार चले तो I इक्वल टू क्या हो जाता है, देखिए तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Mt/mo, यानी कि मोलर मास कौन सा है, थ्योरेटिकल, अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व। आपको मोलर मास कितना थ्योरेटिकल होना चाहिए और ऑब्जर्व कितना हुआ, तो ऑब्जर्व को अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं वन टाप फैक्टर से तो आपको क्या मिल जाता है, थ्योरेटिकल। तो ये आपके वन टाप फैक्टर की डेफिनेशन कह सकते हैं कि वन टाप फैक्टर क्या होता है। तो अगर आप किसी की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो प्राप्त होती है ऑब्जर्व होती है, और राउल के अनुसार उसका थ्योरेटिकल क्या होना चाहिए, उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका वन टाप फैक्टर आई कहलाएगा।
इसी तरीके से अगर पार्टिकल, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कब बदल जाती है, नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाए, तो ऑब्जर्व पार्टिकल अपॉन थ्योरेटिकल पार्टिकल कितने हैं, तो उनका जो रेशियो आएगा वो क्या कहलाएगा, आपका वन टाइप फैक्टर कहलाएगा। और अगर आप मॉलिक्यूलर मास से इसको देखें तो आपका, मैंने कहा ना कि ऑब्जर्व को आई फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो क्या हो जाता है आपका वास्तविक या थ्योरेटिकल प्राप्त हो जाता है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाता है आपका एम टी अपॉन एम ओ, थ्योरेटिकल आपका मॉलिक्यूलर मास कितना है और ऑब्जर्व कितना है, तो उसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, वन टाइप फैक्टर कहा जाता है। ओके, अब आपकी दो कंडीशन है, एक तो होता है जब डिसोसिएशन है यानी कि वियोजन हो, तो वियोजन में क्या होने वाला है, जैसे कि आपने NaCl के लिए एग्जांपल लूं मैं, तो इसके दो टुकड़े हुए हैं Na+ और Cl, तो इसका I क्या हो जाएगा, तो ऑब्जर्व पार्टिकल कितने हैं और थ्योरेटिकल कितने हैं, तो ऑब्जर्व तो दो हो गए और थ्योरेटिकल कितना हो गया एक, यानी कि I का वैल्यू जो I है वो क्या हुई आपकी 1 से ज्यादा है। तो जब भी डिसोसिएशन होता है तो वन टाइप फैक्टर की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 1 से ज्यादा होगी। और यदि आपका एसोसिएशन हो जाता है, जैसे कि एसिटिक एसिड है और ये कितने लिए आपने, दो मॉलिक्यूल लिए हैं, और दो जब आपने सॉल्वेंट में मिलाया तो दोनों मिलकर क्या हो गए, ये एक हो गए, है ना, दोनों प्लस हो गए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। तो यहां पर आपका I इक्वल टू ऑब्जर्व कितना है 1 और थ्योरेटिकल कितना था 2, तो ये आपका क्या था I 1 से लेस होगा, क्लियर। और जब I इक्वल टू 1 हो तो ये नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास होगा, क्योंकि जितना ऑब्जर्व था उतना ही थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो I इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं, I की वैल्यू आपको कैसे मिलेगी वो पहले देख लें। तो I के मान आपके कितने थे, I बराबर 1, I बराबर ये और I बराबर 1। अगर ये कंडीशन है तो वन टाइप फैक्टर यदि 1 से कम है, 1 से कम कब होगा, वन टाइप फैक्टर में बताया मैंने 1 से कम कब होगा, तो ऑब्जर्व बटेगा थ्योरेटिकल, तो ऑब्जर्व आपके कितने थे 1 और थ्योरेटिकल कितना है 2, तब जब क्या था एसोसिएशन या संगुणन हुआ, एसोसिएशन हुआ तब। और I ज्यादा है 1 से, तो ये कब होगा, जब आपका वियोजन होगा या डिसोसिएशन होगा, एक ही बात। और ये जब दोनों ही चीजें नहीं है, न तो संगुणन हो न वियोजन हो, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा, ये दोनों कंडीशन किसकी होगी, एबनॉर्मल मोलर मास के लिए, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल मोलर मास प्राप्त होगा। बोला आया समझ में। तो कुल मिला के आपको कई बार क्या होता है कि आपके एग्जाम में बड़े छोटे से क्वेश्चन आता है आधे नंबर का, और वो क्वेश्चन क्या होता है कि आपको आई फैक्टर निकालना होता है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे NaCl के लिए आई फैक्टर निकालना है, ठीक है, CuCl2 के लिए आई फैक्टर निकालना है, आई फैक्टर कितना होगा इसका, ठीक। इसी तरह से हो रहा है क्या बड़े FeCl3 है फेरिक क्लोराइड, इसके लिए आई फैक्टर क्या होगा, और K4FeCl6 है, इसके लिए आई फैक्टर क्या होगा, या AgCl2 है, इसके लिए आई फैक्टर क्या होगा। ओके, यहां पर क्या है प्लस है, तो जो माइनस है। अब इनके लिए आई फैक्टर निकालना आपको, तो अलग अलग लिए, तो इसके टुकड़े कितने हो जाएंगे, आयनाइजेशन होगा तो Na+ और Cl-, तो ऑब्जर्व कितना आएगा 2 है, कितना थ्योरेटिकल 1, आई फैक्टर कितना हो गया, तो डिसोसिएशन में से जितने टुकड़े होते हैं वो इसका वन टाइप गुणांक हो जाता है, फैक्टर हो जाता है, तो 2 आएगा। यहाँ पर कितना होगा, तो आप देखें कॉपर +2 Cl- और Cl-, 2 Cl है ना, तो ये आपके कुल कितने आयनाइजेशन हो गए 3, तो यहाँ पर I कितना हो जाएगा 3/1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। FeCl3 की बात करें तो FeCl3 में क्या होगा, एक तो आपको +3 मिलेगा और 3 आपको क्या मिलेंगे Cl- आयन, तो ऐसी कंडीशन में आपको वन टाइप फैक्टर कितना हो गया 3 + 1 = 4, तो 4/1 = कितना हो गया 4। अब K4FeCl6 यहाँ थोड़ा ध्यान दें, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, तो आपको पता है कि वैसे कॉम्प्लेक्स जब आप पढ़ो या पढ़ लिया हो तो वहां पर पता चलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है वो डिसोसिएट नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपके टुकड़े होने वाले हैं वो क्या होगा, K4 है तो 4 तो K+ मिलने वाले हैं, और एक आपको मिलेगा FeCl6 -4 है, तो कुल 4 + 1 = 5/1 = वन टाइप फैक्टर क्या हो जाएगा। अब ये आपका AgCl2, ठीक है, और -1 ऑलरेडी आयन ही है, अगर
तो इसके लिए आया तो क्या होगा आपका, ये खुद है, ये न तो डिसोशिएट होगा नहीं एसोसिएट होने वाला है, तो यहाँ पर क्वांटा फैक्टर क्या मिलेगा आपको, 1 ही आएगा। ये तो आपके कौन से हो गए, आयोनाइज होने वाले। ठीक, अब बात करें अदर्स के लिए, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज के लिए आपको क्वांटा फैक्टर पूछा जाए तो क्या होने वाला है, तो यहाँ पर क्वांटा फैक्टर क्या होगा आपका, ये न तो डिसोशिएट होगा नहीं एसोसिएट होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यानी कि जो ऑर्गेनिक होते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो आयनाइजेशन नहीं होते, केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो एसोसिएट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका क्वांटा फैक्टर क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा। समझ में आया ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछा जाए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, CCl4 के लिए पूछा जाए तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, क्योंकि इनके अंदर ये अनआयनाइज्ड होते ही नहीं है। ठीक, अब कुछ चीजें हैं जैसे कि आपके जनरली ध्यान रखने वाली बात एसिड्स के बारे में, तो इनमें जनरली क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक, क्वेश्चन में अगर आपको पहले से बताया कि डाइमर बनाता है, तो डाइमर बनाता है तो 2 मिलकर 1 बना रहा है, तो ऑब्जर्व कितना हो गया 1, और कुल कितने थे 2, तो क्वांटा फैक्टर कितना हो गया 1/2। अगर टाइमर बनाता है तो टाइमर में क्या होगा 1/3, टेट्रामर बनाता है तो 1/4। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सीधे ही क्वांटा गुणांक, एक जरूर छोटा सा क्वेश्चन आता है कि आपको एग्जांपल दिया जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका क्वांटा फैक्टर क्या होने वाला है, तो क्वांटा फैक्टर क्या होगा, अगर मैं 2 चीजें ध्यान रखें, एक तो कॉम्प्लेक्स अगर आ जाता है बड़े कोष्टक में जो लिखा हुआ है इसको आपको एक ही आयन मानना है, सीधी सी बात है ना। जो बड़े कोष्टक में लिख दिया जाता है ना कैपिटल कोष्टक में, उसमें आपको क्या मानना पड़ेगा, उसको एक आयन, और बाकी के जितने बाहर है वो सब आपके क्या हो गए, आयनाइज होंगे, तो वो आपके आयनों की संख्या में प्लस हो जाता है। इस तरह से आप क्वांटा फैक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे समझ में, तो ये एब्नॉर्मल मोलर मास समझ में आ गया। सेकंड चीज क्वांटा फैक्टर क्या होता है और क्वांटा फैक्टर क्यों काम में लिया जाता है, एब्नॉर्मल को नॉर्मल में बदलने के लिए क्या करते हैं अपन, क्वांटा फैक्टर को काम में लेते हैं। और क्वांटा फैक्टर कैसे निकाला जाए, तो ऑब्जर्वेटिव थ्योरेटिकल होता है, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो या नंबर ऑफ पार्टिकल हो। ठीक है, और अगर मोलिकुलर मास है, मोलर मास है, तो मोलर मास में आप क्या करेंगे, वहां पर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपने बताया ना MT = MO × I होता है। ठीक, आप क्वांटा फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करें ऑब्जर्व को, तो आपको थ्योरेटिकल मिल जाएगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए आप नेक्स्ट चीज कि ऐसा तब किया जा सकता है, मैंने कहा ना आई का वैल्यू आपने बड़ी आसानी से निकाल ली, लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया जाएगा, कंप्लीटली आयोनाइज, इस पर ध्यान रखें, कंप्लीटली आयोनाइज हो। आपने जैसे 100 मॉलिक्यूल NaCl के डाले हैं और ये पूरी तरह से टूट रहे सभी, तो यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो जाएंगे, 200। तो ऑब्जर्व 200 है और है कितने, थ्योरेटिकल 100, तो क्वांटा फैक्टर आपका 2 आ जाएगा। लेकिन समस्या कब हो जाती है, सारे स्ट्रॉन्ग आयोनाइज नहीं होते हैं, कई सारे वीक होते हैं, और वीक होते तो क्या होता है, नंबर ऑफ परसेंटेज होती है, सारे नहीं टूट रहे हैं। जैसे मैंने इसी एग्जाम्पल में लिया NaCl है, 50% यहाँ पर क्या है आयोनाइज है, तो बताओ ऑब्जर्व कितने होने वाले और थ्योरेटिकल कितने होने वाले हैं। तो मैंने कहा 50% है, यानी कि कुल 100 थे, उसमें से 50 तो आपके क्या हुए आयोनाइज, 50 नहीं हुए, तो जो नहीं हुए हैं वो तो आपके कहाँ रह गए, पूरे के पूरे वैसे ही, और 50 आयोनाइज हुए, 50 के कितने हो जाएंगे, 2 टुकड़े, तो 2 टुकड़े होंगे तो कितने हो जाएंगे 100। तो अब यहाँ पर ऑब्जर्व कितने आए, अगर कंप्लीटली आयोनाइज है और आपसे पूछा जाता है कि इसका आई फैक्टर क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में तो आप क्या करोगे, जितने आयन से निकल रहे हैं उन सबसे आप क्वांटा फैक्टर निकाल लोगे। लेकिन अगर वह कंप्लीटली नहीं है ना, 10% हो रहा है, 15% हो रहा है, यानी कि पूरी तरह से वह डिसोशिएट नहीं हो रहा है या एसोसिएट नहीं हो रहा है, तो फिर हम कैसे पता लगाएं कि वह ऑब्जर्व मॉलिक्यूल कितने हैं, पार्टिकल कितने आने वाले हैं। तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, किसको निकालना पड़ेगा, कितना परसेंटेज उसका क्या हो रहा है, एसोसिएट या डिसोशिएट। तो यहां पर आप इसको निकालने के लिए वन टर्म में वियोजन की मात्रा या संगुणन की मात्रा, इसको कैसे निकाला जाए, 2 कंडीशन है ना, मैं वापस बता रहा हूं। एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है, एक तो कंप्लीटली और एक पार्शियल, यानी कि पूरा टूट रहा है या कुछ उसका हिस्सा टूट रहा है, यानी कुछ मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, कुछ वैसे के वैसे ही है। ऐसी
कंडीशन में ऑब्जर्व मॉलिक्यूल की कैसे निकाली जाए। तो कंप्लीट में तो मैंने आपको बताया कि आपका जो फॉर्मूला दिया गया है उसको आपको 2-3 तरीके से ध्यान में रखकर आयोनाइज कर देना है, डिसोशिएट कर देना है। तो उसमें मैंने एक तो बताया था कि जब भी आपका कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो जो कॉम्प्लेक्स आयन होता है जिसको कि साधारणतः बड़े कोष्ठक में लिखते हैं उसको हम कंप्लीटली एक आयन मानेंगे, और अदर जो बाहर है उनको क्या करेंगे हम आयोनाइज कर देंगे और उनकी टोटल नंबर को काउंट कर लेते हैं और आई निकाल लेते हैं, जैसा कि पहले बता दिया मैंने। इसी तरह से आपका डाइमर ट्राइमर या टेट्रामर बनाता है तो वहाँ पर आप निकाल लोगे। लेकिन जब मामला वहाँ उलझ जाता है जहाँ पर मैं कहता है कि साहब ये पूरा नहीं है ना, पार्शियल है, थोड़ा सा हिस्सा उसका कुछ 10%, 5%, 25% क्या हो रहा है, डिसोशिएट हो रहा है, एसोशिएट हो रहा है, बाकी के नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। तो एसोशिएशन और डिसोशिएशन की मात्रा को कैसे निकाला जाए, है ना। तो इसको निकालने के लिए तो परसेंटेज ऑफ एसोशिएशन कितना हुआ, डिसोशिएशन कितना हुआ, कब, जब पूरा ही आपका सॉल्यूट जो है उसके सभी मॉलिक्यूल जो है वो डिसोशिएट या एसोशिएट नहीं होते हैं, उनके कुछ मॉलिक्यूल एसोशिएट डिसोशिएट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है ना। दो स्थितियां हैं, एक तो जब कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए या एसोशिएट हो जाए तो वहाँ आपको ज़्यादा माथाफोड़ी करने की कोई ज़रूरत होती ही नहीं है, आपके जितने टुकड़े हो रहे हैं वो 1/2 फैक्टर आई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समस्या कब है, जब उसका कुछ अंश या कुछ पार्ट आपका डिसोशिएट एसोशिएट होता है और कुछ होता ही नहीं है, तो वहाँ पर ऑब्जर्व मॉलिक्यूल किस तरह से आएंगे और आई कैसे होगा। तो आई और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन या एसोशिएशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको देखते हैं। पहला केस मैं ले रहा हूं डिसोशिएशन का केस है ना, जब डिसोशिएशन हो, चलो भाई डिसोशिएशन जब होगा तो क्या होगा, पार्टिकल टुकड़े होंगे, है ना, लेकिन पूरे नहीं होते। तो जैसे कि मैंने एक आपका है ए, कोई सॉल्यूट है जो कि डिसोशिएट हो रहा है ए था तो टुकड़े होकर किसमें चला गया, Na में चला गया, यानी कि जैसे कि 10 थे, 10 का कुछ अंश निकलकर ये मॉलिक्यूल आपके क्या हो गए, डिसोशिएट हो गए। अब इनिशियल स्टेज में यानी कि स्टार्ट में इनिशियली ए का कितना मान लिया मैंने, 1 मोल में, आपने सॉल्यूट कितना लिया, 1 मोल लिया, और इनिशियल में Na जब हुए वो कितने थे आपके, 0, है ना, डिसोशिएट होने वाले क्या थे, 0, और फिर इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पर इसमें से क्या हुआ, अल्फा पार्ट इसका क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, जितना पार्ट डिसोशिएट हो गया उतने मॉलिक्यूल आपको क्या मिल जाएगा, है अल्फा। प्रारंभ में क्या था आपका, स्टार्ट में 1 मोल था तो डिसोशिएट होने वाले मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं थे, ओके, और फिर क्या था इसमें से इक्विलिब्रियम पर अभी क्या आ गया, यहाँ पर 1 मोल में से अल्फा पार्ट का क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया, ये डिसोशिएशन की क्या होगी, डिग्री होगी, तो ये एन अल्फा आपके क्या मिलेंगे आपको मोल्स। अब आई बराबर क्या होगा, तो आई बराबर क्या हो जाता है, 1/2 ऑब्जर्व अपॉन थ्योरेटिकल पार्टिकल। तो ऑब्जर्व पार्टिकल कितने हो रहे हैं, ऑब्जर्व हो गए 1 माइनस अल्फा तो बचे हुए हैं, प्लस एन अल्फा आपको मिले हैं, ये टोटल क्या है, ये तो आपके बचे हुए हैं, 1 में से अल्फा से लेके बाकी के रेस्ट बचे हुए हैं, और ये एन अल्फा है, अपॉन कितना है, 1, ओके। अब आप बुक में देखेंगे कि यहां से उसने क्या किया, आई की वैल्यू निकालने के साथ अल्फा की वैल्यू निकाली है, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या मिली, आई इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ठीक। अब आप इससे अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जनरली होता है कि आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और न्यूमेरिकल में जब आपको आई या अल्फा निकालना होता है तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप यही वैल्यू पुट कर दें इसी, क्योंकि उस फॉर्मूले में जाओगे तो 1 माइनस आई माइनस 1 आ रहा है, n माइनस 1 आ रहा है, तो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, तो वहां पर आपको कंफ्यूज होने की, मैं उसको निकाल के बता दूंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको जनरली के लिए इतना ध्यान रखना है कि 1 माइनस अल्फा है और एन अल्फा उसमें से क्या हो गया, आपके डिसोशिएट मॉलिक्यूल प्राप्त हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा हो जाता है, ठीक। और इसी से अपन क्या कर सकते हैं, आई की और अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैथमेटिक्स करने के बजाय हम वैल्यू रख करके मैथमेटिक्स निकालेंगे, वो ज्यादा इजी होता है। सेकंड चीज, अगर ये यहाँ पर क्या हो, एसोसिएट हो, यानी कि एसोसिएट के समय क्या होगा, चलो अब देखते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यानी कि जब आपके सॉल्यूट के मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, कुछ मॉलिक्यूल उसके क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं।
मैंने स्टार्ट में लिया है कि आपके कुल ए आपका क्या है, सोल्यूट है, जिसका कुछ पार्ट क्या होगा, एसोसिएट हो गया। तो मैंने इसमें क्या लिख दिया, ए एन, है ना। ये वैसे पॉलीमर बन गया इसका, एक से दो जुड़ गए तो ये ए एन हो गया। जैसे कि पहले वाले केस को वापस समझा दूं मैं कि ए था और ये टुकड़े होकर क्या हो गए, ए ए ए, तो एन पार्ट इसका टुकड़े होता है, एन ए लिखता। यहाँ पर आपके ए ए ए ये 3 है और ये मिलकर क्या हो गए ए, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन। तो ये आपका एसोसिएट होने वाला हिस्सा। अब स्टार्ट में मैंने इसके क्या लिए थे, जब आपकी इक्विलिब्रियम हुई थी उसके पहले स्टार्ट में कितना था, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन थी 1 मोल, ए का क्या लिया था 1 मोल, पर ये कितना था 0, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, और इक्विलिब्रियम 1 माइनस एसोसिएट कितना पार्ट हुआ इसका, अल्फा, और कितना मिल गया, अल्फा अपॉन एन, ठीक है ना। एन यहाँ पर क्या है, डिग्री आपका एन क्या हो जाएगा, कितने डाइमर है, टाइमर है, ठीक है, या टेट्रामर बना है। जैसे यहाँ पर एन क्या था, अगर 2 टुकड़े हुए तो एन बराबर 2, एक मॉलिक्यूल के कितने टुकड़े हो रहे हैं, यानी कितने में डिवाइड डिसोसिएट हो रहा है, तो वह एन की वैल्यू होगी। जैसे मैंने बताया ना NaCl के लिए, ये आपका जब कंप्लीट वियोजित होता है तब उसके कितने आपके पार्टिकल मिल जाते हैं। तो NaCl के लिए 2 हो गया, FeCl3 के लिए 4 हो गया, तो ये n की वैल्यू वो होगी। यहाँ पर आपका कितने मिले हैं, तो अगर 2 मिलकर 1 बना रहा है तो n बराबर 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर I की बात करें तो ऑब्जर्व पार्टिकल कितने हैं, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, और थ्योरेटिकल कितना है 1, तो इजिकल टू क्या बच गया आपका 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। मैं वापस कह रहा हूँ कि बुक में आपके आई और एल्फा से एल्फा निकाला हुआ है, तो आप उस पचड़े में ना पड़े, आपको क्या करना है, केवल जो भी आपको यहाँ पर दिया गया वैल्यू है वो इसी के अंदर रखोगे तो ध्यान रखने में बड़ी आसानी होती है। एसोसिएशन होगा तो टोटल पार्टिकल कितने हो जाते हैं ऑब्जर्व, तो एसोसिएशन के समय और डिस्ट्रीब्यूशन के समय, तो डिस्ट्रीब्यूशन के समय 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा, एल्फा एन, ठीक है ना। और अगर एसोसिएशन होता है तो 1 माइनस एल्फा एल्फा अपॉन एन, बस 2 चीजें ध्यान रखनी है ताकि आपके लिए क्या इजी रहेगा थोड़ा सा। अब आप इसके आधार पर कई सारे न्यूमेरिकल, वैसे यहीं से आप वैल्यू निकाल लेंगे अल्फा और एन की। अब पहले समझ लें अल्फा क्या है और एन क्या है। तो अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, और एन क्या है, डिसोसिएट मॉलिक्यूल पार्टिकल कितने हैं या एसोसिएट पार्टिकल कितने हैं। तो मैंने बताया एन की वैल्यू क्या होगी कि जब वह सोल्यूट आपका कंप्लीटली डिवाइड होता है, कंप्लीटली आयोनाइज होता है, या कंप्लीटली वह आपका क्या होता है एसोसिएट होता है, तो कितना होता है। तो जैसे NaCl के लिए 2 हो गया, CuCl2 के लिए 3 हो गया, तो वो आपका N हो जाएगा। ओके, इन दोनों चीजों का आप यहां से उतार लें। अब अपन करते हैं क्वांटम गुणांक से रिलेटेड जो भी आपके न्यूमेरिकल है उनको लेंगे। उतार लो इसको। चलो भाई, पहला न्यूमेरिकल है 0.3 ग्राम बेंजोइक एसिड डिसॉल्व इन 20 ग्राम बेंजीन। 0.3 ग्राम बेंजोइक अम्ल को किसमें डिसॉल्व किया गया है, 20 ग्राम बेंजीन किया गया है। द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक अवनमन कितना है, 0.317 डिग्री सेंटीग्रेड। डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की आपको क्या करना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी कि संगुणन की मात्रा अल्फा निकालनी है, और इसीलिए आपको केएफ दे रखा है 5.1 केल्विन केजी पर मोल। क्या क्या दिया गया है यहाँ पर आपको, तो न्यूमेरिकल में आपको क्या पूछा गया है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन यानी कि अल्फा आपको निकालना है। अब अल्फा निकालना है तो अल्फा का रिलेशन किससे है, क्वांटा फैक्टर से, जो कि हमने पढ़ा है। जब भी आपको अल्फा डिटरमाइन करना हो, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो वहां पर अल्फा को आप किससे डिटरमाइन कर पाएंगे, आई से, क्वांटा फैक्टर से। तो आई इक्वल टू डिसोसिएशन के एसोसिएशन के समय क्या था 1 माइनस अल्फा, जो कि है ना एसोसिएट होने वाला, प्लस कितने एसोसिएट हुए अल्फा अपॉन एन। मैंने कहा 2 फॉर्मूले हैं, डिसोसिएशन के समय आई बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, और एसोसिएशन के समय 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। तो ये आपको फॉर्मूले से आपको क्या निकालना है, अल्फा निकालना है। अब इसके लिए आपको किसकी जरूरत है, आई की जरूरत है, आई नहीं है ना, तो आई बराबर क्या हो जाता है, मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मोलर मास ऑब्जर्व।
मोलर मास थ्योरेटिकल, तो थ्योरेटिकल के लिए तो आपके पास वैसे भी दे रखा है कि मोलर मास थ्योरेटिकल किसके लिए है, बेंजोइक एसिड के लिए C6H5COOH, ये आपका बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला है और इसे आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा 122 ग्राम, ये इसका मोलिकुलर वेट आ जाता है। ओके, अब बात किसकी रह रही है, आई निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एफ ऑब्जर्व चाहिए। अब ऑब्जर्व के लिए आपको जो फैक्टर दे रखा है वो कौन सा, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ दिया हुआ है, तो दिया क्या गया है आपको, एफ ऑब्जर्व के लिए डेल्टा टी एफ कितना है, डिप्रेशन 0.317 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके लिए आपको क्रायोस्फेरिक कांस्टेंट दे रखा है केएफ कितना 5.1 केल्विन केजी पर मोल, WB दिया गया है, WA दिया गया है और आपको क्या निकाला जा सकता है इससे, MB, इससे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF इजिकल टू KF M मोलिलिटी है, तो डेल्टा TF इजिकल टू KF इनटू मोलिलिटी के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, तो मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कई बार पढ़ चुके हैं, ये तो जाइए। फिर आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रखना है, आप केवल इतना ध्यान रखें, और मोलिलिटी का सीधा फॉर्मूला होता है ना, 1 kg सॉल्वेंट के अंदर जितने मोल प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूट के, वो इसकी क्या कहलाती है, मोलिलिटी कहलाती है। तो ये वैसे भी आपका उससे कंसिस्टेंसी से आ चुका है, तो ये आपका हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है, MB, तो MB इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन TF नीचे आ गया ना भाई, इंटू WA, चलो वैल्यू रखते हैं, तो KF की वैल्यू कितनी है 5.1, WB सॉल्यूट की कितनी दे रखी है आपको, WB देखें उधर कितना दिया गया है, WB 0.3 ग्राम, तो 0.3 इंटू 1000 अपॉन TF 0.317 इंटू 20, जो कि आपका सॉल्वेंट बेंजीन का वेट है। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो कर लो सोल्व, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा इसका वेट, 2 और 1 ग्राम। ओके, ये इसका क्या आ गया आपका कंप्लीट, ये तो आ गया आपका ऑब्जर्व वैल्यू, और थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है, इतनी है। तो अब आप क्या निकाल लें इससे, आई निकाले, आई तो आई बराबर क्या हो जाएगा, एम थ्योरेटिकल कितनी आई 122, और ये कितना आ रहा आपका 241, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, काट लो, तो ये आ जाता है आपका 0.506, ये आपका आई आ गया। ओके, अब आई से आपको क्या निकालना है, अल्फा, तो आई कितना है, फॉर्मूला वो है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन कितना रखेंगे, तो आप एन क्या कर सकते हो, जब उसका सामान्य कितना है 122 है और आपको कितना मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है, तो n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, n की वैल्यू क्या होगी, डाइवर बना रहा है क्योंकि एक का कितना है 122, अब दोनों जुड़ गए तो कितना हो जाएगा 241, 244 आना चाहिए लगभग, इसको क्या मान लेंगे बट डाइवर बना रहा है। अब इससे आप क्या निकाल लें अल्फा, चलो निकालते हैं, ये क्या हो गया आपका अल्फा माइनस अल्फा अपॉन 2, इधर ले आया 1 माइनस 506 पॉइंट। ओके, अल्फा में से माइनस अल्फा अपॉन 2 गया तो क्या बच गया आपका अल्फा अपॉन 2, ओके आधा बच गया ना, और ये इसको माइनस किया तो कितना हो गया 494। ओके, अब अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.494, 8.998, और परसेंटेज में निकालेंगे तो परसेंटेज कितना हो जाएगा 0.988 इंटू 100 इक्वल टू 98.8% क्या हो गया, ये एसोसिएट हो गया, ये आपका आंसर आया समझ में। हमेशा जल्दी न्यूमेरिकल करो तो लास्ट क्या है वहीं से उल्टे चलो फॉर्मूले से, तो जैसे मैंने आपको ऐसे क्या पूछा गया था अल्फा निकालना है कुल मिला के,
अल्फा निकालने का मतलब अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो क्वांटम फैक्टर से होगा रिलेटेड। तो ये हो गया एसोसिएशन के समय का फॉर्मूला। अब इसमें आपको कौन कौन सी चीजें नहीं दी गई है और कौन सी दी गई है, तो आई आपके पास अभी नहीं है, अल्फा आपके पास नहीं है, एल भी आपके पास नहीं है। तो आई निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो थ्योरेटिकल अपॉन ऑब्जर्व किया जाता है। थ्योरेटिकल नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला दे रखा आ गया है, ऑब्जर्व के लिए आपको डिप्रेशन दे रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के फॉर्मूले से हमने क्या किया, उसका एमजी निकाला जो कि ऑब्जर्व था। तो ऑब्जर्व कितना आ गया आपका 241 आ गया। ओके, तो ऐसी स्थिति में ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल दोनों आ गए, दोनों वैल्यू रखी मैंने, तो क्या आ गया आपका आई आ गया। अब जब आपके पास आई आ गया, अल्फा आपको डिटरमाइन करना ही है, क्वेश्चन ही आपका यही है, फिर आपको चाहिए एन। तो एन का मतलब क्या हो गया, ये डाइमर एसोसिएशन है, या तो डाइमर बनाएगा या टाइमर बनाएगा, टेट्रामर बनाएगा, तो 2 जुड़ेंगे, 3 जुड़ेंगे, 4 जुड़ेंगे। तो यहाँ पर सिंपल एक का कितना आ रहा है 1 2 2, और जब आपका ऑब्जर्व किया कितना है 2 4 1, जस्ट इसका डबल है, इसका मतलब आपके दो मॉलिक्यूल आपस में क्या हुए, एसोसिएट हुए, तो n बराबर कितना आ गया, ठीक है। ये एसोसिएशन की आपकी क्या होगी, डिग्री होगी, तो क्या आ गया 2, क्लियर। तो अब इसमें आपने सोल्व किया तो कितना आ गया 0.988, और परसेंटेज कितना एसोसिएशन होगा 98.8% हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में उतारो इसको। तो स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन का चैप्टर आज मैंने पूरा फिनिश कर दिया है, खत्म करा दिया है। वापस एक बार शॉर्ट में बहुत जल्दी अपन समझ लेते हैं क्या क्या पढ़े इसमें, ठीक है ना। पहला सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी, सॉल्यूशन की नेचर देखी थी, फिर उसके बाद हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखा है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कई सारे पॉइंट थे, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सोल्यूबिलिटी देखी, जहाँ राउल्ट और हेनरी के नियम पढ़े थे। उसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े थे, जहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स थे। उसके बाद हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चारों प्रॉपर्टी को पढ़ा है, और फिर जब चारों प्रॉपर्टी से जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और यदि वह डिसोशिएट या एसोसिएट हो जाता है तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास निकलता है। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से नॉर्मल कैसे निकालते हैं, तो क्वांटम फैक्टर को आज हमने पढ़ा है। ये आपका सोल्यूशन का पूरा टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आपके एनसीईआरटी बुक के जितने भी आपके न्यूमेरिकल और क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको सोल्व करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आपका किस पर रहेगा, तो एक बार आप अपनी बुक को उठाएं और उसमें जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं या कर सकते हैं पूरी तरह, मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर भी आप एक बार उनको करने की कोशिश करें, और या फिर मेरे साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ओके भाई, चलो भाई।